प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित, जिसकी पहली प्रश्नावली है पूर्णांक। पूर्णांक प्रश्नावली पढ़ने से पूर्व आइए संख्या पद्धति का पुनरावलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, यदि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य और मिला दिया जाए तो ये समूह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। देखिए, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं ये प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, ये प्राकृत संख्याएं, और इसमें 0 और शामिल कर दिया तो ये समूह क्या बन गया? ये समूह बन गया पूर्ण संख्याओं का समूह। बच्चों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ संख्याएं छूट रही है। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। जी हाँ, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो अभी छूट गई है। यदि ऋणात्मक संख्याओं के समूह को भी पूर्ण संख्याओं के समूह में शामिल कर दिया जाए, ध्यान दें बच्चों, यदि ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याओं के समूह में मिला दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाली संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? देखिए, पूर्णांक संख्या कहेंगे। समस्त ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं के साथ साथ शून्य भी शामिल हो तो ऐसे संख्याओं के समूह को अपन क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में समस्त धनात्मक, 0 और समस्त ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है। बच्चों, पूर्णांक संख्याओं को अपन संख्या रेखा की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, संख्या रेखा के मध्य में शून्य स्थित होता है, ठीक है। इसके दाईं ओर सारे धनात्मक पूर्णांक और बाईं ओर के जितने भी पूर्णांक है वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। एक बात और बच्चों, जैसे जैसे संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़ते जाएंगे, मान है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे अपन बाईं ओर बढ़ते हैं, बाईं तरफ बढ़ते हैं, मान है वो कम होता जाएगा। बच्चों, संख्या रेखा की मदद से हम आरोही, अवरोही व पैटर्न संबंधी प्रश्नों को बड़ी सरलता से हल कर सकते हैं। आइए प्रयास करें। देखिए, ये कुछ संख्याएं हैं, इनको संख्या रेखा की मदद से आरोही व अवरोही क्रम में लिखना है। उससे पूर्व बच्चों हम समझें कि आरोही व अवरोही क्रम होता क्या है। सबसे पहले आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले अपन सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी। अवरोही क्रम आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है। अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या। आइए सबसे पहले इन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। 7 की पोजीशन इस जगह है, ठीक है। 5 धनात्मक है, -4 बाईं ओर होगा, ऋणात्मक मान है वो बाईं तरफ, 0 मध्य में और प्लस के 4, ठीक है बच्चों। इन संख्याओं को मैंने संख्या रेखा पर अंकित कर दिया है। अब देखिए, सबसे पहले आरोही क्रम में अपन ने क्या पढ़ा है कि संख्या रेखा पर जो संख्या ठीक बाईं ओर होती है वो सबसे छोटी और जो ठीक दाईं ओर होती है वो सबसे बड़ी। तो अपने ये 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याएं, सबसे दाईं ओर 7 है और सबसे बाईं ओर -4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन 5 संख्याओं में -4 सबसे छोटी है और 7 सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए, इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे बच्चों। सबसे छोटी संख्या -4, इसके बाद में 0, ठीक है। दाईं ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे मान बढ़ता जाएगा। 0 के बाद में 4, इसके बाद में 5 और 5 के बाद में 7, जो कि सबसे बड़ी संख्या है। अब अवरोही क्रम में आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या है यहाँ 7, ठीक है। अब घटते हुए क्रम में यानी बाईं तरफ चलेंगे। 7 के बाद में 5, फिर 4, 0 और अंत में -4, ठीक है बच्चों। अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या। अगला उदाहरण, संख्या रेखा की सहायता से पैटर्न ज्ञात करना। बच्चों, जब पैटर्न संबंधी प्रश्न हल करते हैं तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला कि पैटर्न की जो संख्याएं हैं घटते हुए क्रम में है या बढ़ते हुए क्रम में। दूसरा
कि पैटर्न की संख्याओं में अंतर कितना है। इन दो बातों का पता लगाकर आप पैटर्न संबंधी प्रश्नों को बड़ी सरलता से हल कर सकते हैं। आइए प्रयास करें। पैटर्न में संख्याएं हैं 7, 3, -1 और -5। सर्वप्रथम हम इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। देखिए 7 की पोजीशन यहाँ, इसके बाद में 3, -1, -5। ठीक है, पहले तो ये पता लगाएं कि पैटर्न में जो संख्याएं हैं वो घटते हुए क्रम में है या बढ़ते हुए क्रम में। जैसा कि अपन ने पूर्व में बात करी है, अपन किस तरफ बढ़ रहे हैं, बाईं तरफ, 7 से 3 पे, 3 से -1 पे। ठीक है, -1 से -5, यानी अपन बाईं तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, जब संख्या रेखा पर बाईं तरफ बढ़ते हैं तो मान है वो कम होता जाता है। ठीक है, आप देखिए 1, 2, 3, 4, 4 का अंतर है। 1, 2, 3, 4, 4, 4 का अंतर है। यहाँ भी 4 का अंतर है। चूंकि घटते हुए क्रम में है इसलिए अपन क्या लिखेंगे कि -4, 4 का अंतर है इनमें। ठीक है, -5 तक हो गए तो अब आगे के पदों को अपन आसानी से बता सकते हैं। इनमें -4 जोड़ते जाएं, -4 जोड़ते जाएं। तो आप देखिए -5 के बाद यहाँ आएगा -9, फिर -13। इस प्रकार आप इस पद को पूरा कर सकते हैं। -9, -13, -17 और आगे पूछे तो -21। ठीक है, अगला प्रश्न। पैटर्न में जो संख्या है -2, -4, -6 और -8, इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। देखिए अब -2, -4, -6 और -8। ठीक है, तो पहले पता ये लगाएं कि घटते हुए क्रम में है या बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए अब -2 से -4, -4 से -6, -8 किस तरफ बढ़ रहे हैं, बाईं ओर बढ़ रहे हैं, बाईं ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मान है वो कम हो रहा है, घटते हुए क्रम में है। अच्छा, अंतर कितना है, देखिए 1, 2, 1, 2, 2, 2 का अंतर है। ठीक है, यहाँ भी 2 का अंतर है, घटते हुए क्रम में इसलिए -2, 2 का अंतर है। ठीक है, तो आगे के पदों को बताने के लिए आप आगे बढ़े। -8 के बाद -10, -12, इस प्रकार। तो -10, -12, -14 आगे के पद होंगे ये। ठीक है बच्चों, इनमें कॉमा भी लगाते रहें। अगला उदाहरण देखिए, संख्या रेखा पर पहले इन संख्याओं को प्रदर्शित करें। -11, अब देखिए इस जगह -11, -8, -5, -2। यहां आप ध्यान दीजिए किस रूप में है ये, पूर्व के प्रश्नों का उल्टा है। इसमें देखिए -11 से कहाँ आ रहे हैं, -8 पे, -8 से -5 पे किस तरफ बढ़ रहे हैं, दाईं ओर बढ़ रहे हैं, दाईं ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मान बढ़ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, -5 के बाद में -2। तो पहले ये पता लगाइए इनमें अंतर कितना है, 1, 2, 3, 3, 3 का अंतर है, प्लस 3, 3 का अंतर है। देखिए 1, 2, 3, आगे भी अब 3, 3 स्थान आगे बढ़ेंगे, 1, 2, 3 इस जगह आ जाएंगे। तो अगला पद क्या होगा, 1, फिर इससे आगे 3, 4। तो आप क्या करें कि +3 जोड़ते रहें और आगे के पदों का पता लगा सकते हैं। देखिए -2 के बाद अगला पद है वो 1, 1 के बाद अगला पद 4 और इससे अगला पद क्या हो जाएगा, 7। ठीक है बच्चों, पूर्णांकों के गुणनफल में चिन्हों का विशिष्ट उपयोग होता है। आइए चिन्हों के गुणनफल को समझते हैं जिससे कि आगे की गणना में ये काम दें और त्रुटि न हो। चिन्हों का गुणनफल आप सदैव ध्यान रखें, प्लस और माइनस इन चिन्हों को जब अपन गुणा करते हैं तो इस प्रकार यदि दो समान चिन्ह है, चाहे वो माइनस के माइनस है या प्लस प्लस है, तो उनका गुणनफल है वो हमेशा प्लस में आएगा। देखिए माइनस माइनस इनका गुणनफल हमेशा प्लस में, इसी प्रकार प्लस प्लस है ना, ये इनका गुणनफल भी हमेशा प्लस में आता है। लेकिन यदि एक प्लस और एक माइनस हो या एक माइनस एक प्लस हो, ऐसी स्थिति में हमेशा गुणनफल है वो ऋणात्मक रूप में आएगा, माइनस में आएगा। देखिए अब माइनस और प्लस का गुणनफल माइनस में, प्लस और माइनस का गुणनफल माइनस में। यानी जहाँ दो समान चिन्ह होंगे, चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, वो गुणा होंगे तो प्लस आएगा,
लेकिन दो में से एक प्लस है, एक माइनस है, एक माइनस है, एक प्लस है, तो गुणनफल है वो ऋणात्मक होगा। देखिए अगला उदाहरण, निम्नलिखित कथन सही है या गलत? जो कथन गलत है उनको सही कीजिए। बच्चों, जब भी सही व गलत कथन संबंधी प्रश्न हल करते हैं तो आप कथन की भाषा को सावधानी से पढ़ें। एक बार में समझ में आ जाए तो ठीक, अन्यथा आप उसको दूसरी बार पढ़ें। समझने के उपरांत कथन के अनुसार आप छोटी छोटी संख्याओं के उदाहरण लेकर आप उससे निष्कर्ष निकालें। अगर वह निष्कर्ष गणितीय दृष्टि से सही है तो आपका कथन सही है, अन्यथा कथन है वो गलत है। आइए प्रयास करें। पहला कथन है, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो यहाँ हम क्या करें, दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। छोटी संख्याएं लीजिए आप, जैसे 2 और 4, ठीक है, इनको जोड़ना है ना, कि धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है। दो धनात्मक पूर्णांक, तो मैंने देखिए दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए, इनको जोड़ने पर 2 और 4 को जोड़ने पर 6, 6 भी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। एक और उदाहरण लेते हैं जिससे कि ये कन्फर्म हो जाए। देखिए 5, एक बड़ी संख्या ले लेते हैं 12, 5 और 12 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इनको जोड़ने पे क्या है, 12 और 5 17, 17 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये कथन सही है कि दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो ये कथन सही है। अगला कथन, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। देखिए दो ऋणात्मक पूर्णांकों को, तो इस स्थिति में क्या करना है कि हमें दो ऋणात्मक पूर्णांक लेने बच्चों, -3 -4, ठीक है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये प्लस का चिन्ह, ठीक है, हल करते हैं इसे। -3 है जैसे कि जैसे, प्लस माइनस माइनस के 4, समान चिन्ह की संख्याएं हमेशा जुड़ती है। माइनस माइनस की संख्याएं भी जुड़ेगी, प्लस प्लस की संख्याएं भी जुड़ेगी। तो यहाँ देखिए आप, -3 -4 है, रिजल्ट क्या आएगा, -7। तो आपने दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ा, जोड़ने पर रिजल्ट क्या आया, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। एक उदाहरण और लेते हैं, -15 -7, इनको क्या करना है, जोड़ना है। ये बीच में प्लस का चिन्ह, -15 प्लस माइनस -7, -15 -7 दोनों समान चिन्ह की संख्याएं हैं, ऋणात्मक चिन्ह की संख्याएं हैं, तो ये जुड़ेगी। 15 7 22 और माइनस का साइन, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आया, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा है अपन ने, जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, जोड़ने पर रिजल्ट क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक आया है। जबकि प्रश्न में क्या कहा है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जबकि क्या प्राप्त क्या हुआ है, हमें हर स्थिति में ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, गलत है। बच्चों, गलत कथन को हमें सही भी करना है, तो सही कथन क्या होगा, देखिए सही कथन ये होगा कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांक जोड़े जाते हैं तो हम एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त करते हैं। यानी दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो सदा हमें क्या मिलेगा, ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। देखिए अगला कथन, जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है। बच्चों, जैसा कथन में कहा जाए उसके अनुसार आप संख्याएं, आप उदाहरण लीजिए। एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो देखिए 2, ये तो हो गया धनात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक -3, ठीक है। इनको जोड़ना है, यानी क्या करना है अपने को, प्लस का चिन्ह, क्योंकि यही तो कहा है को जोड़ा जाता है, तो जोड़ का मतलब प्लस का चिन्ह लगाना है। अब इसे सरल करें, 2 है जैसे, प्लस माइनस 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 के 3, 2 - 3 रिजल्ट -1। एक उदाहरण और लेते हैं अपन, धनात्मक पूर्णांक 5, ऋणात्मक पूर्णांक -2, ठीक है। इनको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर क्या स्थिति आती है, देखिए अब 5 है जैसे कि जैसे, प्लस माइनस माइनस, चिन्हों के गुणनफल में हमने पढ़ा है ना कि 1 + 1 - हो
तो गुणनफल हमेशा माइनस में आता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस के 2, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, देखिए जब हमने एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा, दोनों स्थिति में है कि नहीं, तो एक स्थिति में तो हमें क्या मिला है, ऋणात्मक पूर्णांक मिला है, दूसरी स्थिति में हमें क्या मिला है, धनात्मक पूर्णांक मिला है। इसका मतलब क्या है कि ये कथन सही नहीं है, जबकि कथन में क्या दिखा है कि हमेशा, कथन की भाषा को बच्चों सावधानी से पढ़ें, कि जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, जबकि हमने उदाहरण लेके देखे कि कई स्थिति में तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, जबकि दूसरी स्थिति में धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। इसका मतलब ये कथन सही नहीं है, ये कथन गलत है। बच्चों गलत कथन को सही भी करना है तो किस प्रकार लिखेंगे, देखिए सही कथन क्या होगा कि जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हम उनका अंतर लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, और बड़े पूर्णांक का चिन्ह उस अंतर के पहले रख दिया जाता है। और बड़े पूर्णांक का निर्णय किस प्रकार किया जाता है, बड़े पूर्णांक का निर्णय दोनों पूर्णांकों के चिन्हों की अवहेलना करते हुए लिया जाता है। जब बड़े पूर्णांक का निर्णय लेवें तो चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है। अगला कथन, पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम -8 है एवं पूर्णांक -8 का योज्य प्रतिलोम 8 है। बच्चों ये कथन सही है या गलत, इसका पता लगाने से पूर्व आप समझें कि योज्य प्रतिलोम क्या है। बच्चों हमने पढ़ा है कि किसी संख्या और उस संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पर हमेशा योगफल क्या मिलता है, शून्य होता है। देखिए जैसे 6 कोई संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा कि योगफल, योज्य प्रतिलोम और संख्या को जोड़ेंगे तो योगफल है वो शून्य आएगा। तो दिमाग लगाएं कि क्या आएगा, योज्य प्रतिलोम -6। इसी प्रकार आप देखें -6 में क्या जोड़ें कि योगफल शून्य आ जाए, तो -6 में 6 जोड़ेंगे तब योगफल शून्य आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 का योज्य प्रतिलोम -6 है और -6 का योज्य प्रतिलोम +6 है। एक और बात बच्चों, योज्य प्रतिलोम का पता लगाने के लिए किसी भी पूर्णांक को जब आप -1 से गुणा करते हैं तो उसका योज्य प्रतिलोम मिलता है। देखिए अब जैसे 8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, ठीक है, तो क्या करें, 8 को किससे गुणा कर दें, -1 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, 8 × 1 यानी 8 -1। तो 8 का योज्य प्रतिलोम -8 और -8 का योज्य प्रतिलोम -8 को क्या करें आप हमने यही तो पढ़ा है, किसी भी पूर्णांक का, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करें आप, उसको -1 से गुणा करें, गुणा -1। देखिए पहले तो संख्याओं का गुणा, 8 और 1 का गुणनफल 8, माइनस माइनस प्लस, चिन्हों के गुणनफल में पढ़ा है समान चिन्ह, चाहे माइनस माइनस के प्लस प्लस के गुणा होने पे प्लस आता है, +8। तो -8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, +8। ठीक है, और +8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -8। इसका मतलब ये कथन कैसा है, सही कथन है। अगला कथन, व्यवकलन के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसका योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। बच्चों व्यवकलन यानी घटाने की क्रिया में जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। एक सरल व्यवकलन के उदाहरण के जरिए इसको समझते हैं। देखिए 5 में से 3 घटाने हैं तो अपन ऐसे ही तो लिखते हैं, 5 में से 3 घटाने हैं तो ये घटाने का चिन्ह, रिजल्ट क्या आया, 2। आपको भी पता है कि 5 में से जब 3 घटाते हैं रिजल्ट 2 आता है। अब इस कथन की भाषा अनुसार काम करें और फिर भी मान 2 ही आता है तो अपन क्या करेंगे कि ये कथन सही है। देखिए जिस पूर्णांक को घटाया जाना है, जैसे 5 में से कौन सा पूर्णांक घटाया अपन ने, 3, उसके योज्य प्रतिलोम को, तो 3 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, -3।
दूसरे पूर्णांक यानी यही तो है जिसमें से घटाया 5 में जोड़ देते हैं। कि घटाने की क्रिया में क्या करते हैं कि जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसका योज्य प्रतिलोम यानी 3 का योज्य प्रतिलोम -3 और उसको जिसमें से घटाया जाएगा उसमें जोड़ दें। जोड़ने पे क्या रिजल्ट आएगा, 5 है जैसे कि जैसे, प्लस माइनस माइनस 3 बराबर 2। तो आप देख रहे हैं बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब घटाने की क्रिया में भी यही होता है क्या कि जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। तो ये कथन सत्य है, सही है। अगला कथन, -10 + 3। एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, -10 + 3। आप देखिए 10 और 3 का अंतर 7, बड़े पूर्णांक है ना, 10 का चिन्ह है माइनस का, इसलिए रिजल्ट है वो -7। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में से 10 में से 3 गए 7, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये तो बराबर है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में -7 है, राइट हैंड साइड में प्लस के 7 है, जबकि अपने को कहा है कि ये बराबर है, जबकि ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या है, गलत है। गलत कथन को सही करने के लिए ये दोनों साइड कब बराबर हो सकती है बच्चों, जैसे अपने लेफ्ट हैंड साइड है -10 + 3, यही तो है, इसका मान कितना आया था -7। अब अपने जो राइट हैंड साइड है इसका मान भी -7 आना चाहिए। तो वो कब आ सकता है, जब अपन क्या करें कि 10 को तो लिखें -10 और -3 को क्या लिखें +3, तब ये दोनों साइड है वो बराबर हो सकती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना, तब ये कथन सही होगा। ठीक है, तो अपने को इन दोनों को सही करना हो, बराबर करना हो, तो क्या लिखेंगे कि -10 + 3 और -10 + 3, तब ये बराबर होंगे, दोनों साइड इसकी बराबर होगी। देखिए अगला कथन, पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 8 प्लस माइनस माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस 4, प्लस प्लस की संख्याओं को साथ लिखने पर 8 + 4 -7, 8 और 4 12, 12 में से 7 गए 5। लेफ्ट हैंड साइड का मान है 5। अब राइट हैंड साइड में है आपका 8 + 7 -4, 8 और 7 को जोड़ने पर दोनों धनात्मक है, 15 -4, 15 में से 4 गए 11। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मान 5 है, राइट हैंड साइड का मान 11 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, गलत है। अब इस कथन को सही बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें कुछ चिन्ह में फेरबदल करें जिससे कि दोनों पक्षों का मान समान आए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को तो है जैसे कि जैसे रखें, यानी इसका मान क्या है 5 है, तो राइट हैंड साइड का भी मान 5 आना चाहिए। तो अपन राइट हैंड साइड में क्या चेंजेस कर सकते हैं, देखिए ये है अपनी राइट हैंड साइड, ठीक है, 8 + 7 -4। तो अगर मैं 8 के साथ 4 और जोड़ दूं तो ये 12 हो जाएंगे, 12 में से 7 घटाने पर इसका मान हो जाएगा 5। तो इसका मतलब चिन्ह में क्या बदलना है अपने को, राइट हैंड साइड क्या होगी कि 8 -7 + 4, तब ये दोनों पक्ष है वो बराबर होंगे। किस प्रकार लिखेंगे इनको कि 8 ब्रैकेट में माइनस के साथ माइनस के 4, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है जैसे कि जैसे, और बराबर में क्या लिखें 8 + 7 की जगह माइनस के 7 और -4 की जगह प्लस के 4। तो इस प्रकार ये दोनों जो पक्ष है बराबर होंगे और ये कथन सत्य होगा। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, घर पर निरंतर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।